अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। अल्लाह ताला के फजलो करम से हम अपने सेमेस्टर नंबर 4 का फर्स्ट सब्जेक्ट एमसीएम 304 को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी और फिर मैं आपके मिड टर्म के भी और इंशाल्लाह फाइनल टर्म के भी तमाम सिलेबस के लेक्चर्स अपलोड करूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए लेसन नंबर 1 एमसीएम 304 का, जो कि है एवोल्यूशन ऑफ मास मीडिया। अब मास मीडिया होता क्या है? जब भी हम कोई कम्युनिकेशन किसी भी मीडियम के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, ये एक शख्स से दूसरे शख्स तक पहुंचाते हैं, उसे कहते हैं मास मीडिया। अब उन्होंने लिखा हुआ है कि जो ओल्डेस्ट मास मीडिया है वो प्रिंट मीडिया। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूं कि इन लेक्चर्स में जो आज हम लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 कवर करेंगे, इसके अंदर ज्यादातर एमसीक्यूज के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। और जो एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है उन्हें मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है जो चीज इंपॉर्टेंट है, और जो चीज दूसरे कलर से हाईलाइट है वो एमसीक्यूज के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उन्होंने लिखा है कि जो ओल्डेस्ट मास मीडियम है वो प्रिंट मीडिया होता है। और इसमें उन्होंने बताया कि आपकी क्या चीजें शामिल होती हैं, पोस्टर्स, बैनर्स एंड पिक्चर्स वगैरह। आप पोस्टर्स, बैनर्स और पिक्चर्स को इस्तेमाल करके अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। आगे फिर एमसीक्यूज है कि 10th सेंचुरी में हैंडमेड जो प्रेस है वो इस्टेब्लिश हुई थी, और फिर जो सबसे पहले बुक प्रिंट हुई थी वो 15th एंड 16th सेंचुरी में हुई थी यूरोप में। मास मीडिया ने जो स्टार्ट में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस का सामना किया, बहुत ज्यादा पाबंदियों का, बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। क्यों सामना करना पड़ा? कि यूरोप में सबसे पहले जो मास मीडिया का एक सोर्स था वो चर्च था। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म था वो चर्च था, और इसीलिए चर्च को सबसे फर्स्ट प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है मास मीडिया का। और उन्होंने कहा कि जो वहाँ के हुक्मरान हुआ करते थे वो चर्च के जरिए अपनी जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें पहुंचानी होती थी लोगों तक वो पहुंचाते थे। लेकिन जब मैस मीडिया का दौर आया, मैस मीडिया इस्टेब्लिश हुआ, तो उसमें हुक्मरानों को ये लगा कि उनकी सेफ्टी, उनकी अथॉरिटी खत्म हो जाएगी, हर तरह की न्यूज लोगों तक पहुंच जाएगी। और जो वो नहीं पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि चर्च के जरिए तो वही बात लोगों तक पहुंचाई जाती थी जो वो खुद चाहते थे। लेकिन जबकि मैस मीडिया हर किस्म की खबर लोगों तक पहुंचाता था, जिसकी वजह से इससे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ा। और फिर जब मैस मीडिया आया तो लोगों को उनके राइट्स के बारे में आगाही हुई, जिसकी वजह से फिर रूलर्स जो थे उनको लगा कि उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है, क्योंकि पहले तो वो जो चाहते थे वो न्यूज लोगों तक पहुंचाई जाती थी। फिर उन्होंने आगे लिखा कि इसी तरह फिर 1663 में सबसे ज्यादा कैपिटल पनिशमेंट हुई, जबकि क्योंकि उन्होंने एक बुक, एक पब्लिशर थे, उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, इस पर उन्हें पनिशमेंट भी किया गया। और बहुत सारे आगे हम पढ़ेंगे कि ऐसे लोग जो मीडिया में शामिल थे फिर उन्हें पनिश किया जाता था कि आप मैस मीडिया का साथ छोड़ दें, आप मतलब इस काम से पीछे हो जाए। फिर आगे लिखा हुआ है कि प्रिंट मीडिया को नॉट गेट इट्स फुल ग्रोथ। इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस और दबाव के बाद प्रिंट मीडिया को अच्छी खासी मतलब कि तरक्की नहीं मिल रही थी। 18th सेंचुरी तक प्रिंट मीडिया अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि सब कॉन्टिनेंट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंग्लिश में न्यूज़पेपर को शाया करती थी। वो इंग्लिश में न्यूज़पेपर को जब शाया करती थी तो जो लोकल एरिया के लोग थे, जो लोकल एजुकेटेड पीपल थे, वो अपने राइट से आगाह नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो उन्हें समझ नहीं आती थी इंग्लिश लैंग्वेज। कुछ उर्दू थे, बंगाली थे, जिसकी वजह से वो इंग्लिश को समझ नहीं पाते थे, और उन्हें अपने राइट्स का, उन्हें इर्द गिर्द में क्या हो रहा है, चीजों का सही क्या गलत क्या, इस चीज में वो फर्क नहीं जान सकते थे। जिसकी वजह से आगे उन्होंने लिखा कि बाद में इंग्लिश में जो न्यूज़पेपर्स पब्लिश होने शुरू हो गए वो मद्रास था, बम्बई, कलकत्ता, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिस इन सब शहरों में पाए जाते थे। अब इसका मतलब यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिस जिस शहर में पाए जाते थे वहां पे जो न्यूज़पेपर पब्लिश होता था वो इंग्लिश में ही होता था। इसके बाद फिर सबसे पहला जो उर्दू में न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ वो क्या, उसका नाम लिखा हुआ है कि जामे जहानुमा। ठीक है। और फिर उसके बाद इसे भी बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये उर्दू में अगर न्यूज़पेपर शाया होगा तो हर किसी इंसान को, लोकल लोगों को भी उनकी बातें समझ आएंगी, वो अपने हकूक के लिए खड़े होंगे कि भाई ये गलत हो रहा है, ये ठीक हो रहा है। जिसकी वजह से वो चाहते नहीं थे कि कोई भी न्यूज़पेपर जो है वो उर्दू में शाया हो। ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है कि फिर जिसकी वजह से 1823 में ये बात हुई कि जो प्रेस एक्ट जो था वो बना। उन्होंने कहा कि हर एडिटर, पब्लिशर और ऑनर का नाम जो है वो न्यूज़पेपर में मेंशन किया जाए, जिसको फिर उन्होंने नाम दिया प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस का, जिसको पीपीओ कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये था हमारा लेसन नंबर 1, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट से एमसीक्यूज भी हैं, जो मैंने आप लोगों को कंसेप्ट भी समझाने की कोशिश की और एमसीक्यूज भी आप लोगों को हाईलाइट कर दिए। चलते हैं लेसन नंबर 2 पे।
लेसन नंबर 2 में बात की गई है इमरजेंस एंड रोल ऑफ प्रिंट मीडिया इन द सब कॉन्टिनेंट। उन्होंने कहा है कि बरसगीर में प्रिंट मीडिया ने क्या रोल प्ले किया। सबसे पहली बात जो उन्होंने पॉइंट लिखा है वो कह रहे हैं कि नॉलेज, इल्म जो है वो हर बंदे का हक है। ठीक है, इल्म हर बंदे के पास होना चाहिए ताकि वो अपने बेसिक राइट्स को समझ सके। आगे उन्होंने लिखा है कि बरसगीर में जब प्रिंट मीडिया मतलब के स्टार्ट हुआ तो तब भी जो न्यूज़पेपर था उसको इंग्लिश में ही पब्लिश किया जाता था, लेकिन उसका स्टाइल डिफरेंट था। वो बहुत ही ज्यादा सिंपल स्टाइल में न्यूज़पेपर शाया होता था, स्टोरी फॉर्म की शक्ल में होता था ताकि लोग अच्छे से उसे समझ सकें, इजीली समझ सकें थोड़ा, जिसके अंदर हेडलाइंस, फॉर्मेट, सेटिंग्स एंड कैचलाइन वगैरह शामिल नहीं होती थी। ये भी एमसीक्यूज है। आगे उन्होंने बात की है कि प्रिंट मीडिया जब बरसगीर में बना तो उसकी वजह जब बरसगीर में प्रिंट मीडिया इमर्ज हुआ, ठीक है, जब स्टार्ट हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो जवाल का शिकार होगी। जैसा कि हम पीछे पढ़ के आए हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश में न्यूज़पेपर पब्लिश करती थी ताकि वो बहुत सारे लोगों को ये समझ भी नहीं आता था, लेकिन जब उर्दू में प्रिंट मीडिया बरसगीर में आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी जवाल का शिकार होगी। मतलब बहुत सारे लोग जो थे, बंगाल के लोग और मतलब नीचे ने बताया हुआ है ये उर्दू को सपोर्ट करते थे, उर्दू न्यूज़पेपर को सपोर्ट करते थे। और फिर क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा हुआ, आगे हम देखेंगे। आगे फिर लिखा हुआ कि फिर आहिस्ता आहिस्ता उर्दू में न्यूज़पेपर्स जो थे वो शाया होने शुरू हो गए, और भी न्यूज़पेपर, जिसमें उन्होंने कहा हुआ कि लखनऊ और दिल्ली में भी न्यूज़पेपर शाया हुआ जिससे बहुत ज्यादा हार्श स्टैंस और मतलब स्ट्रॉन्ग वर्ड्स जो थे वो इस्तेमाल करते थे फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। मतलब कि जब लखनऊ और दिल्ली लिखा हुआ इधर इंग्लिश में, आई थिंक दिल्ली बोलते हैं उर्दू में, इसमें जब उर्दू पेपर जो था वो शाया होना शुरू हो गया था तो इन्होंने उर्दू न्यूज़पेपर्स में बहुत ज्यादा हार्श हार्श स्टांस और मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड इस्तेमाल करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 1857 में जो इंग्लिश मैन थे उनको कंट्रोल मिल गया और उन्होंने फिर सही इनसे बदला लिया, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ब्लेम भी किया इनको, जिसमें फिर उन्होंने बहुत ज्यादा इनको पनिश भी किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि सादिकुल अकबर जब प्रिंट हुआ था तो उन्हें बहुत ज्यादा पनिशमेंट भी मिली। 1858 में उन्होंने लिखा हुआ कि क्वीन विक्टोरिया जो है उन्होंने इंडिया को एक कॉलोनी के तौर पर डिक्लेयर कर दिया और फिर उन्होंने एक पुलिस एक्ट बनाया 1861 में। ये भी एक एमसीक्यूज है। तो लेखक सर सैयद अहमद खान ने इस बात को लोगों के अंदर ये शऊर बेदार किया कि आप लोग जो है वो मतलब कि इंग्लिश क्यों नहीं सीखते, आप लोग इंग्लिश भी सीखे, आप लोग जो मॉडर्न एजुकेशन है वो आप लोग हासिल करें। ठीक है, ताकि अगर आपको इंग्लिश में न्यूज़पेपर पब्लिश होते भी हैं तो आप भी उन्हें समझ सकें। सर सैयद अहमद खान ने फिर ये लोगों के अंदर ये जज्बा और ये शऊर पैदा किया कि आप लोग मॉडर्न एजुकेशन को हासिल करें। आगे लिखा हुआ है कि आफ्टर द एब्रिगेशन ऑफ बंगाल डिवीजन, जब मतलब के पाकिस्तान और बंगाल अलग अलग हो गए तो उससे लोगों जो हमारे पाकिस्तानी हैं या जो मुसलमान उन्होंने बहुत ज्यादा सबक सीखा और फिर कुछ वर्ल्ड वार फर्स्ट में इस तरह के इंसिडेंट्स भी हुए जिसमें जंग हुई तो हमारा जो पाकिस्तान है इन्होंने तुर्क को सपोर्ट किया, जबकि तुर्क जो था वो इंग्लैंड के खिलाफ लड़ रहा था। और फिर उन्होंने कहा हुआ है कि लड़ाई के दौरान भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने इंडियन प्रेस पर बहुत ज्यादा गहरी नजर रखी और उन्हें कुछ भी ऐसा प्रिंट नहीं करने दिया जो कि उनके खिलाफ हो। मतलब कि जब जंग हो रही थी तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनकी उन्होंने बहुत क्लोज आई रखी इंडियन प्रेस पे, जो वो कहते थे वही पब्लिश किया जाता था, उन जो वो नहीं कहते थे, जो उनके खिलाफ कभी भी कुछ पब्लिश नहीं किया जाता था, जो वो चाहते थे वही पब्लिश होता था। इतने ज्यादा दबाव और पनिशमेंट्स जो मुसलमानों को दी गई जब वो उर्दू न्यूज़पेपर्स पब्लिश करते थे, उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने अपना काम जारी रखा। उनमें नाम है मौलाना जफर अली खान, मौलाना मोहम्मद अली जोहर एंड मौलाना हसरत मोहानी। ठीक है, ये वो फेमस हस्तियां हैं जिन्होंने इतनी ज्यादा दबाव और प्रेशर के बावजूद लोग अपना काम जारी रखा, उर्दू में न्यूज़पेपर शाया करते रहे और लोगों को आगाही देते रहे। आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि फिर जब जिम्मेदार पब्लिश हुआ जो कि मौलाना जफर खान ने किया था तो वो भी काफी अरसा तक बैन रहा। फिर उन्होंने लिखा है कि द स्टांस ऑफ जर्नलिज्म, मतलब इस तरह उन्होंने कहा है कि मैथ मीडिया की हिस्ट्री में जर्नलिज्म को बहुत ज्यादा मतलब कि जर्नलिज्म बहुत ज्यादा बहादुरी से इन सब चीजों का सामना किया और फिर जिसकी वजह से इसको मिलिटेंट जर्नलिज्म का नाम दिया गया। पाकिस्तान रेजोल्यूशन के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रिंट मीडिया में एक न्यूज़ पब्लिश किया था जिसको डॉन का नाम दिया गया, जो आज भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है। इसको फिर बाद में उन्होंने दिल्ली से कराची शिफ्ट कर दिया। फिर उन्होंने कहा है कि बहुत ज्यादा उर्दू के जो मंशूर एंड वीकली आजकल ये जो थे ये भी पब्लिश होने लगे। आगे बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर्स के नाम लिखे गए हैं
कि वो कहाँ कहाँ से पब्लिश हुए। जंग हुआ फ्रॉम दिल्ली से, नवाए वक़्त हुआ लाहौर से, इनकलाब हुआ जो कि यूनियनिस्ट पार्टी लाहौर ने इसे रिप्रेजेंट किया, और इसके बाद पाकिस्तान जब बना तो इन्हें पाकिस्तान में कुछ जो ऐसे थे जो पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए, बाकी नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने बताया कि 1937 में प्रोग्रेसिव पेपर्स लिमिटेड स्टार्ट हुआ। 1937 में मियाँ इफ्तिखार ने लाहौर में पाकिस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर शाया किया, जिसकी कंपनी का नाम प्रोग्रेसिव पेपर लिमिटेड था। तो जनाब ये हमारा आज का लेक्चर था, लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2, जिसमें मैंने आप लोगों को कंसेप्ट भी क्लियर करा दिया है, एमसीक्यूज भी बता दिए और एमसीक्यूज को हाईलाइट भी कर दिया। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको इसी तरह इजी वे में लेक्चर्स मिलते रहें, शॉर्ट लेक्चर्स मिलते रहें, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलती है, मेरा साथ दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।